हेलो गाइस, दिस इज़ प्रदीप भगत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल PK7P। नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग NCERT हिंदी क्लास 9 का चैप्टर 13 सुमित्रा नंदन पंत का कविता ग्रामश्री का क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग इस चैप्टर का समरी यानी सारांश और भावार्थ वाला वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दिया हुआ, जाकर जरूर देख ले। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ और एक एक वर्ड का मीनिंग को तोड़ तोड़ कर समझाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? हरता जनमन का मतलब हो रहा है हरित जनमन। उत्तर होगा, कवि ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि वे हरे भरे गांव की शोभा अनुपम है। अनुपम का मतलब बहुत खूबसूरत लगता है। चारों तरफ हरियाली होने के कारण जनमानस प्रसन्न है। जनमानस का मतलब वहाँ के जो मनुष्य है वह बहुत खुश है। गाँव का ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य सभी के मन को छू लेता है। अगर आपको यह वीडियो क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपने वीडियो क्वालिटी को ऑटो मोड से 480 पिक्सल में कर लीजिए। क्वेश्चन है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? उत्तर होगा, कविता में वसंत ऋतु के सौंदर्य का वर्णन है। इसी ऋतु से पूर्व पेड़ों से पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, यानी पेड़ों से पुराने जो पत्ते होते हैं वे गिर जाते हैं। कौन सा ऋतु आने से पहले? वसंत ऋतु आने से पहले। उन पर नई नई कोपले, पत्तियाँ, फूल और फल आने शुरू हो जाते हैं। फसलों तथा सब्जियों के फलने फूलने का भी यही समय होता है। और इसी समय देखिएगा आप लोग, तरह तरह के अच्छी अच्छी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जाती है। खेतों में सरसों लहलहाने लगती है। चारों ओर मनोरम वातावरण होता है। अगर आप लोग सरसों का खेत नहीं देखे होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा सरसों का फूला हुआ खेत। सरसों का खेत तो अलग अलग तरह से आप लोग देख सकते हैं, लेकिन जब उस सरसों में फूल लगता है तो पूरा खेत एकदम पीले रंग का दिखने लगता है और इतने खूबसूरत वो दृश्य लगता है कि जैसे मन करता है कि जाकर उसमें फ़ोटो खिंचवा लूँ। और हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का भी लुत्फ उठाते रहें। अगला क्वेश्चन है, गांव में मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? मरकत का मतलब एक हरा रंग का पन्ने वाला जो रत्न होता है उसे कहा जाता है। खेतों में हरियाली छाई हुई है। विविध प्रकार की फसलें लहलहा रही है। कहीं फूलों पर रंगीन तितलियां मंडरा रही है। चारों ओर फल और फूलों की सुगंध बिखरी पड़ी है। सूरज की स्वर्णिम धूप से निरखता सौंदर्य हरितिमा में चमक पैदा करता है। इसी हरितिमा को दर्शाने के लिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा जा गया है। मरकत का मतलब आप लोग को पता है, पन्ना यानी हरे रंग का एक रत्न, और इसे ही हरा रंग का रत्न को प्रदर्शित करने के लिए गांव के रूप में इसे मरकत का खुले डिब्बा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसा दिखाई दे रहा है? अरहर को आप लोग जानते ही है, अरहर का दाल होता है और सनई का भी बहुत कुछ होता है। अरहर और सनई के खेत को कभी ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वसुधा ने फलियों के रूप में अपनी कमर पर सुनहरी रंग की करधनी बांध रखी हो, जो हवा में हिलकर मधुर स्वर उत्पन्न करते हैं। करधनी का मतलब कमर में बांधे जाने वाला एक तरह का घुंघरू तरह का, या आपका एक तरह का कुछ ये क्या बोलते हैं उसको, घुंघरू टाइप का होता है। अब देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, ये जो दो मीनिंग है इसका भाव को समझाना है। प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा नदी के किनारे फैली रेत को सतरंगी कहा है। पानी की लहरों और हवा के कारण इस टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं पड़ जाती है जो सूरज की किरणों के प्रभाव से चमकने लगती है और सांपों के चलने के कारण बने निशानों सी दिखती है। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। यानी हंसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए सोए। ये देखिए, उत्तर होगा, ओस से युक्त हरियाली सूरज के प्रकाश में जगमगाती हुई हंसमुख से प्रतीत होती है। सर्दी की धूप भी खिलखिलाती होती है। ऐसे में लगता है जैसे सभी आलस्य से भरकर सोए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। यानी इसमें बोल रहा है कि इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, ये जो लाइनिंग है इसमें कौन सा अलंकार है। अलंकार को समझने के लिए अगर आप लोग अलंकार का चैप्टर्स का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज़रूर देख ले। यहाँ पर देखिए बोल रहे, लाइनिंग को फिर से पढ़ते हैं। आइए फिर से पढ़ते हैं।
तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। यहाँ पर जो ह जो अक्षर है ये बार बार आ रहा है। देखिए आप लोग, तिनको के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक। इसमें भी ह है, इसमें भी ह है, यहाँ पे भी ह है और यहाँ पे भी ह है। हरे हरे पुनरुक्ति अलंकार है। यहाँ पे जो हरे हरे है ये 2 बार आए, इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इसे पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। और हिल हरित अनुप्रास अलंकार है, यानी दोनों जो हरे हरे जो शब्द है ये कितने बार आया है? 2 बार। यानी सेम जो हरा हरा शब्द है वो यहाँ पर 2 बार आया है, यानी सेम शब्द है हरा हरा, तो इसे हम लोग पुनरुक्ति अलंकार कहेंगे। और जो हिल हरित, यहाँ पे जो हिल हरित है इसमें जो ह शब्द है ये भी कितने बार आया है? 2 बार। यानी पहला अक्षर अगर 2 बार या 2 बार से ज़्यादा आता है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। तिनको के तन पर, तिनको के यानी हरे हरे को अगर हम लोग हटा देंगे तो तिनको के तन पर, यानी यहाँ पे देखिए तिनको के तन पर, ये मानवीकरण अलंकार है। यानी तन का मतलब क्या होता है? शरीर, बदन। तो यहाँ पे जो तिनको को लेकर, तिनको का मतलब क्या होता है? छोटा सा घास। तो यहाँ पर छोटा सा घास को एक मानव का रूप दिया गया है, यानी उनके कहा जा रहा है कि उनके तन पर यानी उनके शरीर पर क्या गिरता है? हरे हरे, वो उसकी बूंदें जब गिरती है तो बहुत ही सुंदर देखने में लगती है। तो इसी तरह से जो हरे हरे जो रंग के तिनके हैं उसको मानव का रूप दिया गया, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार है। अब देखिए, इस कविता में जिस गांव का चित्रण हुआ है वह भारत के किस भूभाग पर स्थित है? उत्तर होगा इस कविता में उत्तरी भारत के गंगा तट पर बसे किसी गांव का चित्रण हुआ है। रचना और अभिव्यक्ति, भाव और भाषा की दृष्टि से आपको यह कविता कैसी लगी? भाव और भाषा मतलब व्याकरण की दृष्टि से उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर होगा प्रस्तुत कविता भाव और भाषा दोनों दृष्टि से अत्यंत सहज और आकर्षक है। प्रस्तुत कविता में प्रकृति का लुभावना और सुंदर वर्णन हुआ है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। कविता की भाषा भी अत्यंत सरल, मधुर और प्रभावमयी है। अलंकारों के सुंदर प्रयोग से कविता के सौंदर्य में 4 चांद लग गए हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, आप जहाँ रहते उस इलाके के किसी मौसम विशेष के सौंदर्य को कविता या गद्य में वर्णित कीजिए। यानी क्वेश्चन का मतलब हो रहा है आप जहाँ रहते हैं उस शहर के मौसम का कविता का रूप में वर्णन करना। यानी कब बरसात आता है, बरसात में कैसा क्या होता है, गर्मी आता है, गर्मी में यहाँ पर क्या होता है, शीत आता है तो शीत में क्या होता है, ये सारा मौसम का जिस मौसम में क्या क्या होता है उसका यहाँ पर वर्णन करना है। किस रूप में? कविता के रूप में। चलिए हम लोग आइए हम लोग मुंबई शहर को लेते। मेरे मुंबई शहर की बरसात, उमस से राहत दिलाने वाली बरसात, खुशियों से सरोवर करने वाली बरसात। मेरे मुंबई शहर की बरसात, चाय की चुस्की और गर्म पकौड़ियों वाली बरसात। यानी इस कविता में सिर्फ बरसात मौसम को ही वर्णन किया गया, यानी बरसात में क्या क्या यहाँ पर होता है। मरीन ड्राइव पर सागर की अटखेलियाँ वाली बरसात, मेरे मुंबई शहर की बरसात, कीचड़ से लथपथ वाली बरसात, सड़कों पर ट्रैफिक जाम वाली बरसात, मेरे मुंबई शहर की बरसात। वाह क्या कविता है। आपा धापी रेलम पलेम वाली बरसात, मजदूरों से रोजी रोटियां छीनने वाली बरसात, मेरे मुंबई शहर की बरसात। और कभी कभी मुंबई शहर में तो ऐसा पानी आता है जैसे कि वहाँ पे बाढ़ ही आ जाता है। इसलिए ये बरसात जो विशेष मौसम वहाँ पे लिया गया है वहाँ के लोगों के लिए अपने आप में बहुत ही खुशी का मौसम है। लेकिन वहाँ पे जब लगातार बारिश होता है तो पानी काफ़ी जम जाता है, जिससे लोगों के घरों में पानी घुस जाते हैं और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो वहाँ पर बारिश का मौसम है खूबसूरत तो है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ निराशमयी और दुखमयी भी। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप लोग इसी चैप्टर का समरी और सारांश वाला वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज़रूर देख लें। आई होप गाइस आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं प्रदीप भगत मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।